खैर आज का चैप्टर भी हमारा कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है ये भी। तो जैसे कि आप लोगों को पहले भी आइडिया है कि जो हमारा लास्ट चैप्टर था, चैप्टर 6 स्ट्रेस मैनेजमेंट का पार्ट 1 था, आज हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का पार्ट 2 है। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हमें एड्रेस नहीं करनी, जस्ट लिमिटेड कुछ चीज़ें, तो उसी पे हमारा फोकस होगा। आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास बेसिकली ये दो हैं। इसमें स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स हैं और नेक्स्ट हमारे पास साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। इन दो चीज़ों पे हमारा आज सारी डिस्कशन होगी। और लास्ट आप देखिए यहाँ पे लिखिए पेन एंड हाइप्नोसिस। सॉरी मुझे मिस्टेक हुई थी। अच्छा, पेन एंड हाइप्नोसिस, ठीक है। ये पेन थ्योरीज कुछ है, ये आप लोगों पे ही मैं छोड़ूंगा कि ये आप लोगों ने खुद से करना है मामला इस पे। और हाइप्नोसिस जो है वो भी आप उसके बारे में जानते हो, हिप्नोटाइज जो किया जाता है, तो इसी से रेलिवेंट है। तो इस तरह से डिस्कशन लास्ट में कुछ हल्की फुल्की सी कर लेंगे, ठीक है। वैसे हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जस्ट दो ही हैं, स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स और हमारे पास है साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं पहली चीज पे कि स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स जो है हमारे पास वो कौन कौन सी हैं, किस तरह से स्ट्रेस को हम हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से इससे हम रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल ख़त्म तो करना पॉसिबल नहीं होता, वैसे भी एक स्ट्रेस को अगर आप कम कर रहे हो तो कोई दूसरी स्ट्रेस उसकी जगह आ जाती है, उसे रिप्लेस करती है। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि हम स्ट्रेस को टोटली ख़त्म कर देंगे तो टोटली इसे हम कंट्रोल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक जिस तरह हम कर सकते हैं उसे हमें करना चाहिए। और जो ये टीन एज में इस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद अडल्टहुड जब आपको चाहिए होती है, यानी टीन एज के साथ अगर सारा मोहम्मद चाह रहा होता है, तो उसके बाद जब आप लेट अडल्टहुड में आते हैं तो उसमें आप काफ़ी हद तक मेच्योर हो चुके होते हैं, काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में सीख चुके होते हैं जिससे आप अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि 100% आप कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम आप स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वन है हमारे पास, कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ये आपको बहुत हेल्प करता है स्ट्रेस को कम करने में। ख़त्म करने में तो खैर नहीं कहा जा सकता, कम करने में आपको ये बहुत हेल्पफुल होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे मैं बार बार हमेशा हर क्लास में तकरीबन ये बात करता आ रहा हूँ, पैसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट लोगों की। तो इसमें यही चीज़ है कि जो जैसा आप सोचते हो, जैसा आप समझते हो, आपके साथ वैसा होता है। इवन कि अगर मैं एक रेफरेंस दूं हदीस का, तो हदीस कुदसी है। वो हदीस कुदसी का मतलब होता है कि ऐसी हदीस जिसमें अल्लाह भी बयान करता हो और जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान किया गया हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में भी जैसे कुदसी में बकायदा इस चीज़ का कहा गया हुआ है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं इंसान के लिए वैसा ही हूँ जैसा वो मुझसे गुमान करता है। अगर हम अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखें, अच्छी सोच रखें कि अल्लाह मेहरबान है, रहीम है, रहम करने वाला है, बड़ा मेहरबान है, हम पे माफ़ करने वाला है, तो हम अल्लाह को वैसे ही पाएंगे। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि वो अजाब देगा, अल्लाह हम पे अजाब लेके आएगा, जैसे हम उसे तसव्वुर रखेंगे वैसा ही हम उसको पाएंगे। तो सेम चीज ये वही बात है, कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसा आप अपना एटीट्यूड रखेंगे ना, आपके साथ वैसा ही होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इसलिए अगर तो आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, आप हर चीज को लेकर पॉजिटिव है, तो आप बहुत रिलैक्स रहते हैं जिंदगी में, आपको ज्यादा टेंशन नहीं होती। अगर होती भी है तो आप उसको ओवरकम कर लेते हैं। तो इसलिए कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ये आपकी स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेप्ट दैट देयर आर इवेंट्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। ये पॉइंट स्पेशली जिस एज में आप लोग हैं, इस एज में ये चीज एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट दैट देयर आर इवेंट्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या समझते हैं कि नहीं नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कौन सा दुनिया का काम है जो मुझसे नहीं होता। आप सब कुछ नहीं कर सकते, हर इंसान अक्ले कुल नहीं है, ठीक है। हर इंसान की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ उसकी बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर तो उसे काम करना होता है। तो अगर हम ये कहें कि नहीं मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब दूसरों के बिहेवियर्स मॉडिफाई करना, उनको चेंज करना, वो आपके बस की बात नहीं है।
आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए दूसरों का रवैया अगर आपके साथ गलत है, अगर आपके साथ बुरा रवैया चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप समझ जाएंगे कि वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको अवॉइड करें। ठीक है, लेकिन ये हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं जवाब देने से जाकर मैं जवाब दूंगा तो ये उसका मुंह बंद होगा, तो नेक्स्ट टाइम ये बोलेगा नहीं। तो वो जब आप जवाब देते हैं, वो फिर आपके साथ काउंटर अटैक करते हैं, फिर आप मजीद स्ट्रेस में होते हैं। इसलिए जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है वो एक्सेप्ट करें, हाँ ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे इनसे अवॉइड करना है इन चीज़ों को। नेक्स्ट है बी असर्टिव इंस्टेड ऑफ अग्रेसिव। बी असर्टिव इंस्टेड ऑफ अग्रेसिव, बजाय गुस्सा होने के कुछ चीज़ों को हमें पॉजिटिव वे में लेना पड़ता है। ठीक है, आप देखें दो चीज़ होती हैं, एक होता है कि आप अपनी बात बताएं अगले को अग्रेशन में, बदतमीजी में आ जाएं, गुस्से में आ जाएं, आप उस तरह से एक्सप्रेस करें। एक होता है कि आप अच्छे वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड यूज करते हुए, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी चीज पढ़ी थी। ठीक है, कि इसमें आपने अपने वर्ड्स की सारी गेम करनी चाहिए, अच्छे वर्ड यूज करें, अच्छे अंदाज में, पॉजिटिव वे में अपना जो गुस्सा है या फिर स्ट्रेस है उसको एक्सप्रेस कर दें, बजाय इसके कि आप जो है किसी से गुस्सा हो। देखें, assert your feelings, opinions or beliefs instead of becoming angry, defensive or passive. Assert your feelings, आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके ओपिनियंस हैं, वो चीज़ एक्सप्रेस करें, लेकिन एक अच्छे अंदाज में, बजाय इसके कि आप गुस्सा करें। जितना आप गुस्सा करेंगे उतनी आपकी स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि गुस्सा जो है बहुत हराम चीज़ है, जिसको पीने का भी कहा जाता है। तो इसलिए गुस्सा जितना ज़्यादा आप करते हो उतना आपकी स्ट्रेस बढ़ती है, उतना आपका दिमाग काम करना कम कर देता है। एक्सरसाइज रेगुलरली, आप में से कितने लोग हैं जो सुबह की एक्सरसाइज करते हैं? खैर आप लोग खुद ही सोच लें, मैं किसी से यहाँ पर नहीं पूछ रहा हूँ। एक्सरसाइज रेगुलरली, योर बॉडी कैन फाइट स्ट्रेस बेटर व्हेन इट इज फिट। अगर आप फिजिकली फिट हैं, ठीक है, तो आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप सिर्फ फिजिकली नहीं, आप मेंटली भी फिट होते हैं। तो स्पेशली जो मॉर्निंग वॉक करते हैं या मॉर्निंग टाइम में फजर के टाइम के बाद जो एक्सरसाइज करते हैं, उसमें फ्रेश एयर होती है, फ्रेश एयर जो है वो आपके माइंड को बहुत फ्रेश करती है, और बहुत रिलैक्स आप फील करते हैं। कभी ट्राई करके देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कभी बड़ा स्ट्रेस में है, तो इसी तरह नॉर्दर्न एरियाज में जाए, तो वहाँ पे एक सवात में एक जंगल है। ठीक है, उस जंगल में कभी आप जाए ना, उस फॉरेस्ट में जाए कभी, तो वहाँ पे 1 घंटा भी गुजार गए तो आप मेंटली बड़ा रिलैक्स होते हैं, जैसे दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं। तो ऐसी चीजें अपने आप को थोड़ा टाइम दें। ठीक है, फ्रेश एयर में जाए, वहाँ पर अपना टाइम जाए, एक्सरसाइज करें। जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका ध्यान डाइवर्ट होगा इन चीजों से जो आपको स्ट्रेस का बायस बन रही है। ईट हेल्दी, वेल बैलेंस्ड मील्स। इधर आप लोगों के जो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं वो हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, ईट हेल्दी, वेल बैलेंस्ड मील्स। हेल्दी फूड उसकी तरफ आए, जंक फूड तो हम लोग ज़्यादा उसी को हमारा फोकस होता है आजकल। इवन कि आप सब स्टूडेंट्स भी जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, फास्ट फूड आप लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, वो सारा जंक फूड में आता है। वेल बैलेंस्ड मील्स जो है, ये आप लोग देखिए, अगर तो आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी कैलोरीज जो आप इनटेक कर रहे हैं, वो अगर कुछ ज़्यादा भी हो जाए तो वो किसी न किसी टाइम मैनेज हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खा लिया बैठ लिया, खा लिया बैठ लिया, सो लिया, बस ये काम है। अगर किसी बंदे की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो उसके फिर कैलोरीज उसी हिसाब से देखे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आप अपना हेल्थ प्लान जो है, ये डाइट प्लान, वो तो आप लोग आपस में भी एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, तो उस पर आप लोग जो ना उस पर फोकस रखें। लर्न टू मैनेज योर टाइम मोर इफेक्टिव। टाइम मैनेजमेंट, आपने अपना टाइम किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कोशिश की जा सकती है, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो अपना टाइम फुली मैनेज करके चलते हैं कि किस टाइम पे क्या काम करना है, किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे खाना है, किस टाइम पे पढ़ना है, सारा उन्होंने प्लान किया होता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, उनका टाइम मैनेज नहीं करता। लेकिन कोशिश करें अपना टाइम मैनेज करें, तो आप उससे भी काफ़ी हद तक इन चीज़ों में कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है set limits appropriately and learn to say no to requests that would create excessive stress in your life.
यहाँ से आप लोगों को शायद मेरी एक बात पहले भी याद आई हो, जो मैंने लास्ट लेक्चर के दौरान भी बताई थी, करेज टू से नो। जब हम हर काम को यस यस कर जाते हैं, ठीक है मैं कर दूंगा, ओके मैं हमसे हो जाएगा, किसी ने कहा ये कर दो जी मैं कर दूंगा, फिर दूसरा शख्स है ये कर दो, हाँ मैं भी कर दूंगा, हर किसी को हम यस यस करी जा रहे हैं, तो हमारे ऊपर इतना बर्डन आ जाता है कि हम कोई भी काम नहीं कर पाते। इसलिए सेट लिमिट्स अप्रोप्रिएटली एंड लर्न टू से नो। जब आपको पता कि काम आप नहीं कर सकते या आप पे ऑलरेडी इतना बर्डन है, तो नए काम को वहीं पे पहले करें, नो मेरे पास टाइम नहीं। तो हम किसी का दिल रखने के लिए कि कोई किसी को कोई बुरा ना लग जाए, कोई फ्रेंड ना हो जी, हम यस कर देते हैं तो बाद में हम खुद डिस्टर्ब रहते हैं। इसलिए जितनी आप लिमिट है उस हद तक काम करें, जो एक्स्ट्रा चीज है उस पर नो कर दें। मेक टाइम फॉर हॉबीज, इंटरेस्ट एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है आपकी स्ट्रेस कम करने के लिए। अपनी हॉबीज पर फोकस करें। जैसे मुझे शौक है म्यूजिक का, मुझे शौक है किसी न्यू चीज के बारे में जानने का, कोई न्यू चीजें क्या हो रही हैं पूरी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो जब मैं कभी स्ट्रेस फील करता हूँ तो मैं इसी तरह की रिसर्च पे स्टार्ट करता हूँ, या मैं कोई पकड़ के कलर्स वगैरह को पेंटिंग स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो मैं म्यूजिक लगा के बाहर चलना फिरना शुरू कर दूंगा। ये क्या है, जो आप हॉबीज हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, इस पे जो है ना थोड़ा सा फोकस किया करें। जैसे कुछ लोगों को शौक होता है राइटिंग का, ठीक है, वो कोई पोएट्री लिखना शुरू कर देंगे या वैसे कोई नॉवल की सूरत में कोई स्टोरी बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जो आपकी हॉबीज हैं, जैसे कोई फ्री टाइम मिलता है, जब आप फील करते हैं कि आप स्ट्रेस आप पे होल्ड करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है, आप ओवरकम करिए, आप उसको फिर ये कि आप जो है ना अपनी एक्टिविटीज जो है, आपकी हॉबीज जो आपका इंटरेस्ट जो है उस पर फोकस करें। और स्पेशली हर एक बार मुझे पता नहीं, लेकिन जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो जब आते हैं आर्ट वर्क में या म्यूजिक की तरफ आते हैं, वो उसको बड़ा एंजॉय करते हैं, फिर तो वो बहुत सी चीज़ों से कट ऑफ हो जाते हैं उस टाइम में। तो आपका जो इंटरेस्ट है आप उस पर फोकस कर लिया करें। गेट इनफ रेस्ट एंड स्लीप। नींद अपनी मुकम्मल करें, मिनिमम 6 आवर्स, मैक्सिमम 12 आवर्स। इसके ड्यूरेशन, इसके जो इन बिटवीन जो टाइम, इतनी नींद आपकी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नींद भी आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब करती है और स्ट्रेस का बायस भी बनती है, और बहुत कम नींद भी आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब करती है और स्ट्रेस का बायस भी बनती है। योर बॉडी नीड्स टाइम टू रिकवर फ्रॉम स्ट्रेसफुल इवेंट्स। ठीक है, आपकी बॉडी को, इवन कि आपके दिमाग को भी, आपके ब्रेन को भी टाइम चाहिए होता है इन चीज़ों से रिकवर होने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेस है तो हम कहें तो अगले मिनट में ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है, इट टेक्स टाइम। डोंट रिलाई ऑन अल्कोहल, drugs or compulsive behaviors to reduce stress। आप देखें हमारे यहाँ पे मोस्टली जो है स्मोकर्स, आजकल तो जो स्मोकर्स हैं वो तो चलो फैशन में आ गए ना, स्टूडेंट्स जो हैं वो भी टीन एज में होते हैं तो देते हैं वो सिगरेट पी रहे, तो मैं भी सिगरेट पीता हूँ, बड़ा शशके आते हैं वहाँ पे, बड़ी अच्छी लुक आएगी तो मैं बड़ा कूल लगूंगा सिगरेट पीता हुआ। तो वैसे तो ये अब तो ये ट्रेंड इस तरह का बन चुका है, लेकिन पहले जो है, बल्कि अभी भी बहुत से लोग हैं स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए या टेंशन में होते हैं तो सिगरेट पीना शुरू करते हैं। वो जो स्मोकर्स हैं वो आपको हमेशा नजर आएंगे, जैसे ही उनको टेंशन आएगी वो सिगरेट निकाल कर शुरू कर देंगे पीना। उस पर तो रिलाय करते हैं वक्ती तौर पे कि वक्ती तौर पे हमारी टेंशन रिलीज हो रही है, हमारी स्ट्रेस रिलीज हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको इसकी एडिक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को अवॉइड करना, और जब फिर आपको ये चीजें अवेलेबल ना हो तो आप फिर से स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसलिए डोंट रिलाई ऑन अल्कोहल, ड्रग्स और कंपल्सिव बिहेवियर्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। लास्ट पॉइंट है सीक आउट सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट ढूंढें। अगर आप आइसोलेशन में, जैसे आजकल भी लोग कुछ आइसोलेट हो चुके हैं, जितना आप आइसोलेशन में, बल्कि आजकल तो मजबूरी बनी है, वैसे आम रूटीन में अगर आप आइसोलेशन में हैं, आप सोशलाइजिंग नहीं करते, तो कहते हैं इंसान का जो दिमाग है ना, ये शैतानी काम है। जब आप अकेले में तो आप पता नहीं क्या क्या चीजें सोचते हैं, अजीब से खुराफात आपके दिमाग में आते हैं और वो आपको ज्यादा स्ट्रेस में ले जाते हैं, ज्यादा टेंशन क्रिएट करते हैं उन चीजों को। स्पेंड इनफ टाइम विद दोज यू एंजॉय। सोशल सपोर्ट अगर चाहिए तो उन लोगों के पास हैं जिनकी कंपनी आप इंजॉय करते हैं, ये नहीं कि उनके पास जाए जिनकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं और मजीद स्ट्रेस क्रिएट हो। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। अब जो हमारा साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या है? फर्स्ट वन है हमारे पास डैनियल।
ये डैनियल किसी के नाम वाला नहीं है, डैनियल डिनाई करने वाला है, इनकार करने वाला है, ठीक है। Denial is one of the most common defense mechanisms. It occurs when you refuse to accept reality or facts. It occurs when you refuse to accept reality or facts. आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं इनकार करो, नहीं नहीं ठीक है, ऐसा है। जब आपको पता किसी चीज में स्ट्रेस होनी है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। You block external events or circumstances from your mind so that you don't have to deal with the emotional impact. जब कुछ चीज, जब कोई इवेंट, कोई ऐसी चीज जो आपको स्ट्रेस देती है, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे बहुत से लोग होते हैं, उनसे कोई बात को ना, इवन उनकी अपनी गलती भी हो, उनका गलती बताओ तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं ये गलती नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं ये एक्सेप्ट की तो ये मेरे लिए टेंशन का बायस बनेगा, तो उसको वहीं पर रिफ्यूज करते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं है। इससे पहले कि मेरा दिमाग वो एक्सेप्ट करे और उसके बाद मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं हर्ट हूँ, बेहतर मैं उसको एक्सेप्ट ना करूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस चीज में एक्सपर्ट होते हैं, वो मानते नहीं है, उनके लिए वो एक बनी है बात ना, कहाँ चिट्टा है, पता नहीं भाई जो मैंने कह दिया सो कह दिया, वो मैं एक्सेप्ट नहीं करनी आपकी बात। वो डैनियल की तरफ आते हैं, कोई ऐसी चीज जो उनकी स्ट्रेस का बायस बने उसको एक्सेप्ट नहीं करो पहले। नेक्स्ट है रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या है? Unsavory thoughts, painful memories, or irrational beliefs can upset you. Unsavory thoughts, painful memories, irrational beliefs, ठीक है। तो जो लॉजिक ने, जो इमेजिनेशंस पे हैं या जस्ट आपको डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे थॉट्स बस आपने क्रिएट किए हैं, जो किसी के बारे में कर लेते हैं या अपने बारे में आप कर लेते हैं। वो कुछ पुरानी मेमोरी, जब कभी आपके साथ कोई 10 साल पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए थे या बहुत स्ट्रेस में आए थे, अब वो जा चुका है, खत्म हो चुका है, दोबारा उसको याद करके उसको अपने आप को डिस्टर्ब करने वाली बात है। इंस्टेड ऑफ फेसिंग देम यू मे अनकॉन्शियसली चूज टू हाइड देम इन होप्स ऑफ फॉरगेटिंग अबाउट देम इंटायरली, ठीक है। आप बजाय उसको एक्सेप्ट करने के या उसको फेस करने के, आप करते उसको अवॉइड करते हो, या इसको अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। आप उसे अवॉइड करते हो ये समझते हो कि शायद ये इवेंट मेरे दिमाग से टोटली निकल जाएगा, टोटली कोई भी चीज़ नहीं निकलती। जैसे ही वो ऐसा कोई इंसिडेंट कोई दोबारा आपके सामने होगा ना, तो आपको रिकॉल हो जाएगी वो चीज़ की, इस तरह मेरे साथ कभी हुआ था। तो इसलिए इतनी चीज़ें माइंड में आती भी है, कोई मसला नहीं, एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी करना, बाबा उसके बारे में सोचना, जितनी रेपिटेशन होगी उतना वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्शन। Projection, yes, some thoughts or feelings you have about an other person may make you uncomfortable. जब हम किसी शख्स के बारे में कोई थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, कुछ फीलिंग हमारे बारे में जो हमें अनकंफर्टेबल करवाती हैं, और इसमें होता क्या है, थॉट्स हमारी होती हैं, फीलिंग्स हमारी होती हैं, लेकिन उसको बजाय हम खुद एक्सेप्ट करके हमारी हैं, हम दूसरों में डालते हैं कि दूसरा ऐसा है। If you project those feelings, you are misattributing them to the other person. ठीक है, वही आप दूसरे शख्स में डालते हो। जैसा आप किसी दूसरे शख्स को पसंद नहीं करते, लेकिन आप ये नहीं मानते कि आप उसे पसंद नहीं करते, आप ये कहते हो वो मुझे पसंद नहीं करता, ठीक है, वो मेरे खिलाफ बातें करता है, जबकि आप उसके खिलाफ लोगों से बैठ के बातें कर रहे हो कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, उसके अंदर ये मसला है, उसके अंदर वो मसला है। और जब कहीं बात होगी, आप बोलोगे मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, वो तो वो मेरे बारे में ऐसा करता है, मुझे वो पसंद नहीं करता, ठीक है। यानी हम अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियां दूसरों में डाल देते हैं, और ये करता है अपने आप को स्ट्रेस से रिलीज करने के लिए हम दूसरों पे ब्लेम गेम कर देते हैं। ये अपना माइक ऑफ करें, जिसका भी ऑन है, ये थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या, you direct strong emotions and frustration toward a person or object that does not feel threatening. This allows you to satisfy an impulse to react, but you don't risk significant consequences. ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ये होती है कि कोई आपके इमोशन, कोई फ्रस्ट्रेशन जो आपको लगता है कि आपके लिए यहाँ पे डज नॉट फील थ्रेटनिंग, ठीक है। आपको लगता है कि जिस चीज पे मैं अपना गुस्सा निकालूंगा, जिस चीज अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा, उस पे मुझे खतरा नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसका गुस्सा आप उस पे नहीं निकाल रहे, आप रिएक्ट कर रहे हो किसी और चीज पे जाके। जैसे आप ऑफिस में
आपके मैनेजर ने, आपके बॉस ने आपको अच्छी तरह जलील किया, अच्छी तरह आप पे गुस्सा निकाला हुआ है। अब आप अपने बॉस के सामने तो बोल नहीं सकते, पता है मैं यहाँ पे बोलूंगा तो जॉब जा सकती है, तो क्या करेंगे, घर आके बीवी बच्चों पे गुस्सा निकालेंगे। ठीक है, घर आए हैं आप, कोई पेट रखा हुआ है, कोई आपने कुत्ता बिल्ली पाला हुआ है, तो आप आए तो आपकी नजर उसके ऊपर, आपने गुस्से में उसको टांग मार के वो फेंके, किसी चीज पे जाकर आपने कोई चीज मार के तोड़ दी है। ये क्या है, आप जिस चीज पे आपको गुस्सा है आप उस पे नहीं निकालिए, डिस्प्लेसमेंट करें उसकी। जो अग्रेशन है, जो गुस्सा है, वो आप किसी दूसरे पे निकाल रहे हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पे मोस्टली होता भी है, हमारे कल्चर में भी स्पेशली, गुस्सा हमें किसी को होता है, हम अपने से स्ट्रांग वाले पे बात नहीं करते, हम अपने से कमजोर वाले पे गुस्सा निकालना शुरू करते हैं। तो वो ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन कुछ हद तक ये एक्सेप्टेबल भी होती है कि आप अपने स्ट्रेस से रिलीज हो रहे हैं, आप अपने स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास रिग्रेशन। अब रिग्रेशन में क्या है, सम पीपल हु फील थ्रेटन्ड और एंशियस में अनकॉन्शियसली एस्केप टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जब आपकी स्ट्रेस स्टार्ट होना शुरू होती है उसी अर्ली स्टेजेस पे ही इससे रास्ता निकलने का, अनकॉन्शियस नहीं, आप जानबूझ के नहीं, लेकिन कुदरती तौर पे आपसे वो काम होना शुरू हो जाता है। दिस टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म मे बी मोस्ट ऑब्वियस इन यंग चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनमें ये चीज बहुत पाई जाती है, लेकिन बड़ों में भी पाई जाती है। इफ दे एक्सपीरियंस ट्रॉमा और लॉस, they may suddenly act as if they are younger again। या बच्चों की बात की जा रही है, they may even begin wetting the bed or sucking their thumb। जब आप बच्चों को डांट रहे हो ना, छोटे बच्चों को, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ तो उनका सुसु नहीं करता वहीं पे, ठीक है, या अपना अंगूठा चूसना शुरू कर देंगे। ये क्या है, वो अपना जो ना स्ट्रेस उसको ऐसे करें कि जैसे जो अभी बच्चे हैं वो चीजों को सेंस नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसी तरह जो हम लोग बड़े लोग हैं, हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, आप अपने आप सराउंडिंग्स में देखें, कुछ लोगों को नेल बाइटिंग की आदत होती है, वो अपने नाखून मुंह से काटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब वो कहीं किसी टेंशन में, किसी सोच में, गहरी सोच में चले गए, वो अपने नाखून काट रहे होंगे, कोई स्मोकिंग कर रहा होगा, किसी के हाथ में पेंसिल पेन जो भी है वो मुंह में डालकर उसे चबाना शुरू कर देगा। अक्सर आप देखें जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, आप लोग भी, तो कुछ स्टूडेंट्स होते थे जिनकी पेंसिल की बैक साइड जो है मुंह में डाल डाल कर उन्हें खत्म कर देती थी। तो यही है कि जब कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, किसी गहरी सोच में, तो वो उस मुंह में डालकर चबाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह वो अपनी टेंशन रिलीज करते हैं, जानबूझ के नहीं करते, वो अनकॉन्शियसली उनसे ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीज करते हैं किसी न किसी एक्टिविटी के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनलाइजेशन। Rationalization क्या चीज है? Some people may attempt to explain undesirable behavior with their own set of facts. Their own set of facts. This allows you to feel comfortable with the choice you made, even if you know on another level it's not right. Okay? अब इसमें क्या है, रैशनलाइजेशन में अगर हम आगे देखें, इसमें था ब्लेम गेम। अब होता क्या है, आप अगर ग्रुप मेंबर्स हैं, आपकी मैं एग्जांपल देता हूँ, आप ग्रुप मेंबर्स हैं, आपको ग्रुप मेंबर्स को प्रोजेक्ट दिया गया, कोई असाइन किया गया कि आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो आप लोग क्या करते हो, जब उसको प्रेजेंट करने का टाइम आता है, आप ब्लेम गेम स्टार्ट करते हो, सर मैंने काम किया, इन्होंने काम ही नहीं किया, सर ये काम करता उसने काम नहीं किया, सारी सारी स्लाइड्स तो मैंने बनाई है, प्रोजेक्ट के लिए मैं चाहता हूँ, ये तो साल किए नहीं मेरे। ब्लेम गेम। ठीक है, अपने आप से उठा के किसी दूसरे पे डालो कि भाई मैं तो ठीक है, क्या पता वो भी आया हो आपके साथ लेकिन वो लेट हो चुका हो, क्या पता जब काम असाइन किया गया था उस काम की टाइमिंग ही लेट थी। जब मैं आप लोगों को जैसे पहले की एग्जांपल दे देता हूँ, हर सेमेस्टर में मेरे साथ ऐसा होता है, मैं हर स्टूडेंट को प्रोजेक्ट असाइन करता हूँ, पूरा सेमेस्टर वो ठंडे के बैठे थे, वो कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा वो बड़ा टाइम पड़ा, हो जाएगा, कर लेंगे। एंड पे आगे कहते हैं सर डेट एक्सटेंड कर दें, सर प्लीज डेट एक्सटेंड कर दें, सर प्लीज डेट एक्सटेंड कर दें, हम सभी काम कर रहे हैं, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। ठीक है, ऐसे बहाना शुरू होता है झटके अंदाज में अगर मैं बात करूँ। अब मामला क्या है, वो बहाने जो है ना वो ब्लेम गेम है पहली चीज तो। उसके बाद क्या होता है, टाइम शॉर्ट है, अपनी गलती अपनी वजह से लेट की है, तो बाद में जब प्रेजेंटेशन का टाइम आता है, सर इसने काम नहीं था किया, सर उसने काम नहीं था किया, काम आप सबने नहीं किया।
तो ये क्या है, ये रैशनलाइजेशन है। इससे पहले हमें सारा कुछ कह दें, हमें गुस्सा हो या हमारे मार्क्स काट दें, अब वो जो मार्क्स स्ट्रेस है, वो जो टेंशन है, उसको रिलीज करने के लिए आप ब्लेम गेम पे आए तो उसके नंबर पीछे काट दें, मेरे आने चाहिए। तो इसलिए मैंने आपसे, सर प्लीज बता देना प्रोजेक्ट। हाँ जी देखते हैं इसको भी, इसलिए मैंने आप लोगों से एग्जांपल दिया ताकि आप लोगों को इसका एहसास भी हो। है अब ये जो नेक्स्ट है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चीजें हैं। सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या है? दिस टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज कंसीडर्ड अ पॉजिटिव स्ट्रेटजी। ये पॉजिटिव स्ट्रेटजी कंसीडर की जाती है और ये बड़ी अच्छी भी है। That's because people who rely on it choose to redirect strong emotions or feelings into an object or activity that is appropriate and safe. ये ऐसी चीज पे गुस्सा निकालते हैं, ऐसी चीज में एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई इसका हार्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को, जैसे पहला था एक डिस्प्लेसमेंट में कि गुस्सा किसी का था आपको, तो जाके आपने निकाला अपने बच्चों पे, अपनी बीवी पे, अपने पेरेंट्स पे, बहन भाई जो सामने आएगा उसको गुस्सा निकाल दिया अपने से कमजोर वाले पे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप किसी इंसान पे नहीं, आप किसी एक्टिविटी में चले जाते हो। जैसे यहाँ पे लिखा किक बॉक्सिंग, वो था जो लोग बॉक्सिंग का एक वो बड़ा सा तकिया लटका के उस पर बॉक्सिंग करते हैं, मुक्के शुक्के मारते हैं, टांगे में जोर से मारते हैं, ठीक है। वो उस एक्टिविटी में लग जाते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, कोई आर्ट वर्क करेंगे, ठीक है। जो चीज में उनका इंटरेस्ट है वो उस चीज में जाकर ना आप बिजी हो जाएंगे, बजाय इसके कि मैं किसी इंसान पे गुस्सा निकालूं, मैं किसी एक्टिविटी में इंगेज हो जाता हूँ। तो ये अपनी स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, जैसे हमने वो कोपिंग स्किल्स अभी पढ़ी थी, उनमें भी एक पॉइंट आया था, ये वही चीज है, ये सब्लिमेशन है कि आप बजाय किसी इंसान को गुस्सा निकालने के आप किसी एक्टिविटी में या किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन। People who use this defense mechanism recognize how they feel, but they choose to behave in a positive manner of their instincts. अब देखिए, जो वो फील कर रहे हैं वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब इसकी एग्जांपल क्या है, आप देखें पहले भी हमने एक जगह पे पिछले चैप्टर में, उससे पिछले चैप्टर में भी एक चीज पढ़ी थी, रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्ट। कि हमने चीजों को रिस्पॉन्ड करना है, कंफ्लिक्ट कोई अगर हमारे साथ आ गया है, उसका हमें रिस्पॉन्ड करना, उसको पॉजिटिव वे में बताना, ना कि रिएक्ट, उसका वैसे रिएक्शन देना। अगर किसी ने आप पे हाथ उठाया तो उल्टा हाथ नहीं उठा देना, फिर लड़ाई बढ़ेगी। किसी ने अगर आपको कुछ बुरा कह दिया, डायरेक्ट उसको नहीं कहना मैं मुझे भी मसला है तो तुम्हें इसे 10 गुना ज्यादा मसले, ठीक है। उस टाइम आपने रिस्पॉन्ड करना, आपने अच्छे वर्ड्स यूज करते हुए पॉजिटिव वे में अपना स्टांस जो है, आपका अपना जो पॉइंट है वो भी बता देना है, मुझको बात बुरी लगी है, ठीक है, लेकिन इस वे में बतानी है ताकि अगला उल्टा काउंटर अटैक ना पे मारे। हम लोग क्या करते हैं, किसी की बात बुरी लगी है, आज तू नहीं या मैं नहीं, आज से लड़ाई हुई हुई, ठीक है, हम फट से उस रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं, जिससे फिर जब अगला भी रिएक्ट करता है, फिर लड़ाई होती है, तो फिर 10-10 दिन एक दूसरे को बुलाते भी नहीं है, 10-10 दिन उसी बारे में सोच रहते हैं कि मुझे कहीं मिले सही, मैं इसकी टांगे तोड़ने लग जाती। तो वो तो आप अपने स्ट्रेस को खुद ही जो है वेलकम करेगा, आओ जलील करो मुझे आके। उस टाइम पे हम लोगों ने एंगर से, गुस्से से, अग्रेशन से काम नहीं लेना, उस टाइम हमने पॉजिटिव वे में अपने पॉइंट्स बताने, और जो मैं बताया दिया कि इस एज में, स्पेशली टीन एज में और उसके बाद, टीन एज के बाद भी, अगर आप 25-26 तक की एज में जब आप आते हैं ना, तो आप गुस्सा ही शो करते हैं, आप अग्रेसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता में डेवलप होते हैं, और आप देखें जो आपके पेरेंट्स हैं ना, समटाइम होता है आप उनसे आप भी बदतमीजी शेयर कर देते हैं, लेकिन वो आपकी छोटी मोटी बदतमीजी इग्नोर कर देते हैं, तो वो उनके अंदर ये चीज जो है वो डेवलप हो चुकी है। वो फिर आप ऐसे से बताएंगे कि मुझे आप बेटा ये बात बुरी लगी, उस वक्त बेशक थोड़ी देर बाद बताएं आपको, तो वो रिएक्शन फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो चीज बुरी लगी है, जो चीज आप लोगों का स्ट्रेस का बायस बन सकती है, वो उसको अच्छे अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक आपका आज का टॉपिक था। तो अभी मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे स्टॉप।